चलिए, आप लोग अभी तक तो साइंस के बारे में सुनते आए थे अपन कि विज्ञान के बारे में सुनते थे कि जो साइंस होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जो साइंस होता है वो क्रमबद्ध, जो भी हमारे पृथ्वी पर, जो भी हमारे अर्थ पर जो नॉलेज पाया जाता है उसका एक सीक्वेंस, उसको एक अरेंज फॉर्म में जमा कर दिया जाए रिसर्च के द्वारा। वही जो ज्ञान होता है साइंस में पढ़ते हैं अपन, एक रिसर्च वाला नॉलेज होता है और एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को साइंस कहा जाता है विज्ञान में, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ी अभी तक चीजें। उसके बाद बात आती है, अरे बातें नहीं, अब बात आती है टेक्नोलॉजी है क्या, जो तकनीक के बारे में आप समझते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा होगा नो डाउट उनको पता हो टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे आप साइंस टेक के बारे में सुनते होंगे, कंप्यूटर साइंस के बारे में सुनते होंगे, तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो विज्ञान में आप थ्योरी पढ़े हैं, जो भी सिद्धांत वगैरह पढ़े, जो थ्योरी, जो भी सिद्धांत, जो नियम कानून पढ़ते हैं, उसके डेली लाइफ में अनुप्रयोग क्या होते हैं, उसके डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, उसको उसी को टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, उसी को टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे पता चला आप न्यूटन की ग्रेविटी जो दी गई, तो उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है भाई, किस सिद्धांत में यूज करता है, तो आप समझ उनको पढ़ते होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है कि हमारे स्पेस में ग्रेविटेशन के बारे में रिसर्च करते हैं, तो मून का ग्रेविटेशन 1/6 होता है, उसके आधार पर हम वहां पर अपना रॉकेट वगैरह भेजते हैं, तो वहां पर अपन ग्रेविटेशन का यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो साइंस का बेसिकली, साइंस का मतलब, कहने का मतलब होता है साइंस वाला पोर्शन जहां पर आप थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं चीजों को, एक रिसर्च वर्क का जो चीजें रहेंगी, एक लॉ रहेगा, उसको साइंस के फॉर्म में पढ़ेंगे अपन। क्रमबद्ध जो नॉलेज वगैरह होता है, सारी चीजें सीक्वेंस के फॉर्म में दी जाएगी, उसको अपन साइंस में पढ़ते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, उसी साइंस के जो लॉज हैं, जो भी लॉज वगैरह हैं, उसको हम अनुप्रयोग के फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में जहां पर अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तकनीक कहते हैं, उसी को तकनीकी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तकनीकों में आप जब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सबसे पहला तो फेमस तो स्पेस टेक्नोलॉजी ही है आज के जमाने में। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये आप तो बेसिक अपने डेली लाइफ में तो चलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपके मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह हो गए, कीपैड, जितने भी आपके मोबाइल चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। दूसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, जब आप चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं, आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करते हैं, तो सभी के सभी कैसे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी होती है, ये फेमस है। आगे चलकर भविष्य में जो 3 टेक्नोलॉजी है वो रेवोल्यूशनरी हमारे भीतर बहुत सारी चेंजेस लाएंगे हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर, जैसे कि जिनमें से नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और तीसरा होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो तीनों चीजें रहेंगी हमारे जीवन पर आगे आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारी चेंजेस लेकर आने वाली है, ठीक है। तो अपन बेसिक सा मतलब समझ गए अपने टेक्नोलॉजी के अंदर किसको अध्ययन करना है, जो लॉज है, जो थ्योरी है, उसके अप्लाइड पोर्शन को, जो उसके एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, उसको अध्ययन करना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जैसे अपन लोग जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो अपन लोग जैसे प्री एग्जाम हो गया, फिर मेंस में ये फोकस करते हैं कि अपने को करंट अफेयर से पढ़ के जाना है। टेक्नोलॉजी में करंट पढ़ के जाना है, करंट पढ़ के जाना है, करंट, बस करंट पढ़ लो भाई, हो जाएगा सके। लेकिन उस करंट अफेयर्स को समझने के लिए इस आपको थ्योरी का समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपन लोग अभी चल रहा था नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी के बारे में, सुने थे, नैनो यूरिया तकनीक जो हमारे जो फिक्की है उनके द्वारा, इफ्को के द्वारा बनाया गया है, इनके द्वारा बनाया गया था नैनो टेक्नोलॉजी। जो आपकी यूरिया होती ना, यूरिया की बोरी, देखिए भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित है, क्योंकि माना जाता है कि भारत जितना भी पूरा वर्ल्ड वाइड जितना भी फर्टिलाइजर का यूज होता है ना, उसमें अकेला योगदान देता है भारत 35% का। इतना ज्यादा फर्टिलाइजर अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो यूरिया है, वो नैनो यूरिया की जो आधी बॉटल होती है, आधे लीटर की, वो लगभग आपकी 1 बोरी यूरिया के बराबर होती है। 1 बोरी जो 50 किलो का बोरी आता है ना, उसके बराबर में होती है। और जो बोरी वाला यूरिया आता है ना, उतना इफेक्टिव है नहीं, आपके पौधों को केवल 25 से 30% ही नाइट्रोजन दे पाता है। लेकिन आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो यूरिया लिक्विड तैयार की गई है, उसमें कम से कम आपके पौधों को वो 85 से 90% तक नाइट्रोजन देने के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे में आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी,
ठीक है। तो इन्हीं सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो हमारा आज का अपना सिलेबस, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिलेबस हम आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो वहां पर सिलेबस आप लिख लें। सबसे पहले आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े अपन, तो हमारा आज का टॉपिक है नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो तकनीक या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहां पर एक बात आ गई है, नैनो नैनो नैनो। आप जब आपने वो स्केल सुना है भाई, 10 टू दी पावर -1, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डेसी, डेसी बोला जाता है। 10 टू दी पावर -2 डेसी सेंटी बोला जाता है, ठीक है। और 10 टू दी पावर -3 मिली बोला जाता है, मिली बोला जाता है। 10 टू दी पावर -6 माइक्रो बोला जाता है, और 10 टू दी पावर -9 बोला जाता है नैनो को, नैनो को बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए, 10 टू दी पावर -1 का मतलब क्या है। जब आप 1 मीटर वाले, 1 मीटर एक लंबी कोई चीज ले लीजिएगा, 1 मीटर का कोई लंबा चीज ले लीजिए, कोई भी रस्सी वगैरह, स्केल वगैरह, तो उसका जो 10वां हिस्सा होगा, उसका, इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसको अलग अलग 10 पार्ट में, तो उसका जो 10वां हिस्सा होगा वही कहलाएगा 10 टू दी पावर -1 मीटर। उसका जो 10वां हिस्सा होगा 1 मीटर का। तो उसी प्रकार से ये, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली किनके बारे में अध्ययन करना होगा, जब आपके पार्टिकल कितने साइज के हो भाई, 10 टू दी पावर -9 मीटर, इनके बारे में पढ़ना होता है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी में। जो पार्टिकल वगैरह होंगे उसके साइज को 10 टू दी पावर -9 तक लेकर जाकर उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाएगा, अपने अनुरूप उसके संरचनाओं को ढाला जाता है। ये सारी चीजें स्टडी की जाती है इस नैनो तकनीक में। जब उसके पार्टिकल का साइज कितना हो, 10 टू दी पावर -9। आगे समझेंगे कैसा होता है 10 टू दी पावर -9, पहले ये समझ लीजिए। तो विज्ञान तकनीक की वहां शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों को नैनो पैमाने पर, नैनो पैमाने मतलब 10 टू दी पावर -9 मीटर, 10 टू दी पावर -9 मीटर पर अध्ययन किया जाता है, तथा परमाणविक आणविक स्तर पर उनकी संरचना में परिवर्तन करके उनके, बेसिकली हमको क्या करना है टेक्नोलॉजी में, हम उस नैनो पार्टिकल को लेकर चले, उस नैनो जो भी हमारा पार्टिकल रहेगा उसको 10 टू दी पावर -9 तक लेकर चले, या फिर जो भी हमारे नैनो पार्टिकल रहेंगे कितने साइज के, 10 टू दी पावर -9 साइज के, उसको अपन लोग अरेंजमेंट करेंगे। ऐसे अरेंजमेंट करेंगे ताकि वो ह्यूमन के जो डेली लाइफ है उसमें सहूलियत दे सके, उसमें अपना भागीदारी। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि हम उस ह्यूमन के जो डेली लाइफ में जो चीजें यूज की जा रही है उसको कैसे बेहतर बना सकते, कैसे बेहतर। जो आपकी मोबाइल वगैरह लैपटॉप आई वो आपकी सुविधा के लिए आई, वही सुविधा के लिए, आपके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप जो मोबाइल, पहले डाक वगैरह होते थे तो चिट्ठी लिखते थे तो कई महीने लग जाते थे पहुंचते पहुंचते। आज वही जो कॉल होगा, एक कॉल में वो आप अब अमेरिका कॉल कर लीजिए, चीजें आसानी हो ही है ना। तो आपके जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। और ये नैनो तकनीक क्या होगा, नैनो तकनीक में बेसिकली आपके जो 10 टू दी पावर -9 मीटर के जो पार्टिकल वगैरह होते हैं उन्हीं पार्टिकल को अरेंजमेंट किया जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि वो आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजों पर, आपकी जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट वगैरह है उसको और अच्छे से बेहतर ढंग से आपके सामने पेश कर दिया जाए। ये सारी चीज उस स्तर पर काम किया जाएगा, 10 टू दी एकदम नैनो स्तर पर काम किया जाएगा। समझ पा रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। जो भी एटम वगैरह होंगे, जो भी मॉलिक्यूल वगैरह होंगे वो कितने साइज के होंगे, 10 टू दी पावर -9 के साइज के होंगे, उसी पर काम करेंगे, उसी को स्ट्रक्चर वगैरह को परिवर्तन करेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो हमारे लिए सहूलियत दे, हमारे डेली लाइफ में, डेली लाइफ की चीजों में वो हमको काम करने में आसानी हो। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है भाई नैनो तकनीक। आगे समझेंगे, देख ले तकनीक में ना एक चीज ये दिक्कत होती है, जैसे केमिस्ट्री के बारे में हम बोलते हैं कि जो केमिस्ट्री में अपन लोग चीजों को एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब चीजों को अपन दिखा नहीं सकते, बोल सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि कितना आप सोच सकते हो उसके बारे में, कितना डीप आपने चीजों को सुना होगा तो उसको इमेजिन कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर के ऊपर होता है। सेम जब आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आप जब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप चीजें आसानी से समझ पाएंगे। हर रॉकेट ऐसे दिखता है, रोबोट ऐसे दिखता है, वहां पर आप समझ पाएंगे, वहां पर चीजें आसान लगेंगी,
ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा तो मोबाइल के बारे में पढ़ाऊंगा, टावरों के बारे में पता चलेगी, तो वहां पर आपको सारी चीजें अपन एज्यूम कर सकते हैं, मान कर चल सकते हैं, मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर चीजें आपको थोड़ी जटिल महसूस होगी। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जैसे हम इस पे एप्लीकेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी तो थ्योरी वाला पोर्शन देख रहे, जैसे जैसे हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में देखेंगे आपको चीजें आसान लगनी चलूंगी और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही लगेगा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही लगेगा यही, ठीक है। चलिए, तो नैनो तकनीक शब्द का प्रयोग सबसे पहला किया गया था जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची के द्वारा। ये 1974 के टाइम पीरियड के एक साइंटिस्ट हैं नोरियो तानीगुची। ये बेसिकली टोक्यो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, टोक्यो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान की एक यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, तो वहीं से रिलेटेड है कौन, नोरियो तानीगुची। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि जापानी नैनो तकनीक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची ये कहां के हैं भाई, जापान के हैं। नैनो शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक टर्म है, जिसका अर्थ होता है ड्वार्फ, बौना, ड्वार्फ बौना। समझ रहे, बौने का मतलब समझ रहे हैं, वही 10⁻⁻⁹ जो लिखा है उसी को बौना मान लिया गया है, बौना शब्द बोला जा रहा है, बौना। तो नैनो शब्द का मतलब क्या होता है, ग्रीक टर्म है नैनो, जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, बौना। अरे जो छोटा व्यक्ति होता है उसको बौना बोलते हैं ना, ड्वार्फ बोला जाता है, ठीक है। हाँ, जब आपने पीयूष ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तो पीयूष ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन निकालता है भाई, ग्रोथ हार्मोन निकालता था जो आपके वृद्धि के लिए सहायक होता है। अगर वो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो ड्वार्फ होता है, हाइपोसिक्रेशन के कारण ड्वार्फ होता है, बौनापन आता है, और हाइपर सिक्रेशन के द्वारा जायंटिज्म आता है भाई, ठीक है, खली जैसा शरीर बनता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये ड्वार्फ का मतलब क्या है, बौने, बौने से मतलब है ड्वार्फ का मतलब बौना, बौना मतलब कितने साइज का बौना, तो उसका साइज रहेगा 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक। एक स्केल होता है, देखिए अपन लोग जब आपको कहीं आपको एक दूरी का अनुमान ना रहे तो आपको अगर पूछा जाए रायपुर से दूर, रायपुर से जो दुर्ग की दूरी है वो कितनी डिस्टेंस में है, तो आप एक प्रॉक्स बोलते हैं कि होगा भाई 35-40 किलोमीटर, ऐसा बोला जाता है, ऐसा 35-40 किलोमीटर होगा भाई। या फिर आपको कोई किसान वगैरह हो गए, धान वगैरह बोए, तो फिर पता चल रहा है कितना धान होने वाला है, ऐसा करके कोई भी कट्टे मट्टे भरे कितना बोरी होगा, तो पता है होगा भाई 100-150 बोरी कट्टा होगा, ऐसा करके एक अप्रॉक्स बोला जाता है ना। तो अपन लोग नैनो पार्टिकल किसको मानकर चलेंगे, जिसका साइज कहां से कहां तक वेरी करे, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर तक, इतने साइज तक वेरी करता है ये नैनो पार्टिकल। अगर इससे जैसे अपन 10⁻⁻6 में चले गए तो वहां पर तो आपको आप पता है माइक्रो मिल जाएगा भाई, माइक्रो मिल जाएगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। यहां पर 10⁻⁻10 में चले तो वहां पर एंगस्ट्रॉन्ग वगैरह मिल जाता है, उसके बाद 10⁻12 में चलेंगे तो वहां पर पिकोमीटर वगैरह मिल जाता है, फिर 10⁻15 मीटर में चले तो वहां पर फर्मी वगैरह मिल जाता है, ये सारी चीजें। तो आपके नैनो स्केल का मतलब समझ पा रहे हैं ना कि नैनो पार्टिकल का रेंज कहां तक होगा, उसका मॉलिक्यूल की साइज कहां तक होगी, तो कहां तक मानी जाएगी, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक। यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ चुकी है। तो नैनो शब्द का, नैनो टर्म का सबसे पहले यूज किनके द्वारा किया गया है, नोरियो तानीगुची के द्वारा किया गया है। कहां के हैं ये, जापान के। नैनो स्केल या फिर नैनो पार्टिकल कहां तक वेरी करेंगे, कहां तक इसका रेडियस रहेगा, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक। अब एक चीज समझ लेते हैं, अभी नैनो ये चीजें क्या है भाई, कितना ये साइज वगैरह होगा, एक चीज समझ लेते हैं भाई। देखिए आपका हाथ जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, जो आपका अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस जो होता है कितना होता है, यही तो बात है भाई आप लोग की अर्थ का जो रेडियस होता है लगभग 63,000 किलोमीटर के आसपास होता है, 6300 किलोमीटर के आसपास होता है, 64, हाँ 63 किलोमीटर के आसपास में होता है, इतना होता है, ठीक है। अब इसका मैं डायमीटर लेकर चलूं, तो डायमीटर लगभग आपका 12-13 हजार हो जाएगा, 13,000 किलोमीटर हो जाएगा रेडियस इतना,
समझ पा रहे हैं? पहले ये चीज समझ लीजिए, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे एज्यूम कर सकते अपन, किसको नैनो पार्टिकल मानकर चलेंगे। अर्थ का रेडियस कितना है? लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास, चलो 6400 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? 12800 किलोमीटर हो गया। अब इसके कंपैरिजन में एक टेनिस बॉल ले लीजिए। टेनिस बॉल, जो आपकी टेनिस बॉल आती है, टेनिस की बॉल जो आती है, उसका चलिए रेडियस आप मानकर चल सकते हैं कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 1 मीटर भी तो नहीं होता है वो, 1 मीटर भी नहीं होगा, मान के चले 10⁻⁻1 मीटर का होगा, ठीक है। 10⁻⁻1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये मानकर चलते, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको मैं लिखूं सेंटीमीटर में लिख दूं, चलिए मानकर चलिए 10 सेंटीमीटर है, ऐसा अपन अज्यूम करके चल देते हैं। जो टेनिस बॉल का जो रेडियस वगैरह है वो 10 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। इतना मान, रेडियस बोलता हूं डायमीटर मान के चलते हैं कि कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और पृथ्वी का रेडियस कितना है भाई? डायमीटर कितना है? 12800 किलोमीटर। तो पृथ्वी के कंपैरिजन में उस टेनिस बॉल को अपन नैनो पार्टिकल मान सकते हैं। अगर मैं पृथ्वी के कंपैरिजन में अपन ये टेनिस बॉल को देखूं, जिसका रेडियस केवल मात्र जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और पृथ्वी का डायमीटर 12800 किलोमीटर है, तो इस पृथ्वी के कंपैरिजन में जो पृथ्वी होगा, इसको टेनिस बॉल को नैनो पार्टिकल बोलेगा भाई, कि मेरे सामने तुम तो नैनो पार्टिकल हो, उस नैनो पार्टिकल हो बोला जाएगा इनके द्वारा। समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी के कंपैरिजन में इस टेनिस बॉल को अपन लोग नैनो पार्टिकल मान सकते हैं, एज्यूम कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब एक हमारे पास एक स्केल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका जो हाथ वगैरह है उसका रेडियस कितना होता है? लगभग 10⁻⁻1 मीटर का होता है। जो आपके फिंगर वगैरह है उससे कम हो जाते हैं, 10⁻⁻2 मीटर के रेडियस के होते हैं। जो मक्खी उड़ती है, जो आसपास मक्खी उड़ती हुई दिखाई देती है ना, उसका रेडियस होता है 10⁻3 मीटर का होता है। जो आपके हेयर जो आपके बाल वगैरह होते हैं, उसका रेडियस मात्र 10⁻4 मीटर का होता है। जो सेल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जो सेल है जो आपके बॉडी में, जैसे जो भी ब्लड सेल वगैरह, आरबीसी वगैरह जो भी है, उस सेल का रेडियस होता है 10⁻5 मीटर की, 10⁻5। वही जो बैक्टीरिया वगैरह जो चीजें हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह जो आपको दिखाई देती नहीं है वैसे, जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके रेडियस होता है 10⁻6 मीटर। ये चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। वैसे आपका नोट्स की दिक्कत नहीं है, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। बन गए हैं इसके नोट्स ऑलरेडी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के। और आपके जो नैनो फाइबर वगैरह है 10⁻, आपके जो वायरस वगैरह है 10⁻8 मीटर के रेडियस के होते हैं। देखिए बैक्टीरिया से भी छोटा ही होते हैं वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं भाई। उसके बाद जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ रखे हैं अपन, जो डीएनए वगैरह होते हैं उनका रेडियस होता है 10⁻9 मीटर। और इसी डीएनए के रेडियस के बराबर में होता है आपका कौन? नैनो पार्टिकल्स। आपके इसी डीएनए के रेडियस के बराबर होता है आपका नैनो पार्टिकल। समझ रहे हैं? आपके हाथों का रेडियस, आपके फिंगर्स का रेडियस, फ्लाई, आपके यहां पर याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी है यहां पर अपन याद रख सकते हैं? एक तो सेल के बारे में, दूसरा बैक्टीरिया के बारे में, और तीसरा वायरस और डीएनए के बारे में। इन सभी के बारे में अपन याद रख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया का रेडियस आपको पूछा जाए कितने आकार का होता है, तो 10⁻6। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उस कितना होता है भाई? 10⁻5 मीटर के रेडियस का होता है। जो आपके वायरस वगैरह है वो 10⁻8, और डीएनए वगैरह जो है वो 10⁻9। तो आपके जो नैनो पार्टिकल होंगे इन्हीं डीएनए वगैरह के साइज के मिलेंगे आपको, आपके डीएनए के साइज के मिलते हैं, ठीक है। हमने डीएनए के बारे में आपको बता दिया है। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और आपके आगे चलते जाए इसी में, तो 10⁻10 मीटर का रेडियस होता है आपके एटम का, परमाणु का। परमाणु त्रिज्या होता है, हमने बताया है, एटम का त्रिज्या। फिर इसी पर 10⁻12 मीटर चले, या उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पिकोमीटर बोलते हैं। फिर 10⁻15 मीटर चले तो उसको क्या बोला जाता है? फर्मी बोला जाता है, फेम्टो या फिर फर्मी बोला जाता है उसी को,
ठीक है, ये सारी चीजें। तो एक रफली आइडिया हो गया कि कितना छोटा साइज का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे भाई, ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके नैनो। फिर ये चीज एक डायग्राम ये देख लीजिए, तो ये डायग्राम वही जो अपन समझ के आए हैं, वही चीजें लिखी हुई है इसमें। ये 10⁻⁻1 मीटर का आपका कोई भी छोटा सा तरबूज वगैरह जो चीजें होती है उसका रेडियस हो सकता है। फिर 10⁻⁻2 मीटर आपकी क्वाइन का रेडियस हो सकता है। 10⁻³ जो आपकी पेन की नीब होती है ना, पेन की नीब जी, जो सबसे ऊपर वाला होता है, वो पेन के नीब का रेडियस इतना ही होता है, 10⁻³ मीटर का, ठीक है। पेन की नीब जो होती है वो 10⁻³ मीटर की रेडियस की होती है। 10⁻⁴ मीटर की आपकी बाल वगैरह होगी, ठीक है, हेयर वगैरह सारी चीजें हैं। 10⁻⁵ मीटर की रेडियस की होगी आपके ब्लड सेल्स, जो रक्त कोशिकाएं हैं, या फिर आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं, उसका साइज रहता है 10⁻⁵ मीटर। फिर ये आपका जो वायरस वगैरह हो गया, वैसे बैक्टीरिया यहां पर लिखना था, बैक्टीरिया का साइज होता है 10⁻⁶ मीटर वगैरह होगा। फिर 10⁻⁸ में आपकी कौन आ जाएंगे, वायरस वगैरह चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये नैनो पार्टिकल, फिर आगे चलेंगे तो 10⁻⁹ में आपका डीएनए वगैरह का साइज आता है, और 10⁻⁻10 में आपका एटॉमिक रेडियस, ये सारी चीजें। तो आपको बेसिकली वही डीएनए के साइज के नैनो पार्टिकल का आपको अध्ययन करना है इस नैनो प्रौद्योगिकी में। यहां तक चीजें क्लियर है सबको, ठीक है। अब चलिए हम इस पर चलते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी की खोज कैसे हुई, इस टेक्नोलॉजी का कैसे चरमबद्ध क्रमिक रूप से कैसे विकास होता है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे हमारे सामने आज भी जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, इस पर रिसर्च जारी है। ये हमारे अभी भी हम अप्लाइड फॉर्म में बहुत ही कम यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, अभी भी ये नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, अभी भी ये रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर टाइम लाइन पर चलते हैं। सबसे पहला समय रेखा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1959 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक आते हैं, रिचर्ड फिनमैन। इससे पहले तो चलिए यही से चालू करते, एक साइंटिस्ट आना था इस पर पहले तो, ठीक है। चलिए, तो रिचर्ड फिनमैन, इन्होंने द्वारा एक व्याख्यान दिया जाता है, बेसिकली सेमिनार होता है, द इज अ प्लेंटी रूम एट द बॉटम। ये इनका बेसिकली इनके जो स्टेटमेंट है, इन्हीं के द्वारा एक कोड दिया गया था। कहने का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जो आप बॉटम का मतलब समझते हैं, सबसे नीचे जो होता है उसको बॉटम बोला जाता है। देखिए, ये जो हमारे रिचर्ड फिनमैन है, इनसे पहले जब ये व्याख्यान नहीं आया था लोगों के सामने, तो लोग जो थे ना, देखिए, एक कोई ना कोई पुरोधा होते हैं, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो नई चीजों की ओर लोगों की ध्यान आकर्षित करते हैं, तभी लोग उस तरफ सोचने का काम करते हैं, वरना कोई उस पर जाता नहीं है सोचने के लिए, कभी किसी का दिमाग उस पर जाता नहीं है। तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले, ताकि इंजीनियर्स उस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सके, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सके, ये काम किया है रिचर्ड फिनमैन ने। इनके द्वारा एक व्याख्यान दिया जाता है, एक सेमिनार वगैरह होता है, उसमें ये बताते हैं कि भाई अपन लोग हवा ये मचा के रखे हैं कि अपन लोग स्पेस के बारे में बात करते हैं, कि हम जो पृथ्वी के बाहर में जो भी चीजें हैं उसके बारे में, स्पेस के बारे में बात करते हैं कि हाँ रॉकेट हो गया भाई, अपने को अलग अलग ग्रहों के बारे में जानना है, मंगल ग्रह के बारे में जानना है, तो चंद्रमा के बारे में जानना है, तो यूरेनस तक पहुंचा तुम सारी चीजें, ये सन के बारे में जानना है, तो अलग अलग मिल्की वेव्स वगैरह उनके बारे में जानना है, ये सारी चीजें बात की जाती है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक, बॉटम का कहने का मतलब है जो हमारी पृथ्वी के अंदर चीजें, पृथ्वी के अंदर जैसी चीजें कहने का मतलब सी वगैरह, जो आपका समुद्र वगैरह है, जो ओशन वगैरह है, आपको ये तो पता है ना, पृथ्वी के अंदर 70% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो जो वाटर बॉडी है ना, उसका लगभग 80% हिस्सा जो है अभी भी मानव के पहुंच से दूर है, मानव ने उस पर रिसर्च नहीं की है अभी तक मानव वहां तक, जो ह्यूमन है वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो इनका कहने का मतलब है कि आप पृथ्वी से बाहर की चीजों पर क्यों बिलीव करते, पृथ्वी से बाहर की चीजों पर क्यों रिसर्च करना चाहते,
हमारा जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर रिसर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चल रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारा जो समुद्र है उस पर रिसर्च कीजिए, ये हमारे पृथ्वी के अंदर में सारी चीजें, बॉटम वाली चीजें, इस पर रिसर्च कीजिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आप बड़ी से बड़ी चीजों पर आपने हेलीकॉप्टर बनाने में बात करते हैं, एरोप्लेन बनाने के बारे में बात करते हैं, बड़ा सा बिल्डिंग बनाने के बारे में बात करते हैं, बड़ा सा इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में बात करते हैं, बड़े उद्योग लगाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे आप नैनो चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते? हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह है उसके अध्ययन के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्योंकि मान लीजिए कार्बन वाली चीजें, तो कार्बन किन किन चीजों से मिलकर बना होगा, अंदर में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो हमारा नॉर्मली पेन बना होगा तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में क्यों बात नहीं करते? तो इनके एक डायरेक्शन देने का काम किया है कि इन्होंने रिचर्ड फीनमैन ने, इन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया कि भाई हाँ, हम लोग इस बड़े बड़े चीजों के अलावा हमारे पास ऐसी चीजें भी है जिन पर हम रिसर्च कर सकते हैं, और ये हमारे जानने का विषय हो सकता है, हमारे कौतूहल का विषय हो सकता है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है इन सभी सब्जेक्ट में। तो इनके बारे में सबसे पहला ध्यान किन्होंने दिया है? रिचर्ड फीनमैन ने, रिचर्ड फीनमैन में, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। फिर इसके बाद अगले जो आते हैं उन्हीं का नाम अभी जो आप पढ़ के आए हैं, नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची का नाम आता है। ये बेसिकली टोक्यो विश्वविद्यालय के कौन है भाई? प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर। और इन्हीं ने सबसे पहले जो नैनो टेक्नोलॉजी टर्म है, नैनो तकनीक, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है, नोरियो तानीगुची के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची कहाँ के प्रोफेसर है भाई? टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जापान के। इन्हीं के द्वारा आपका कौन सा शब्द? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक शब्द दिया गया है, किनके द्वारा? नोरियो तानीगुची के द्वारा, ठीक है। फिर अगला टाइम पीरियड देखिएगा 1985 में राइस यूनिवर्सिटी। इसका मतलब चावल विश्वविद्यालय नहीं है भाई, राइस का मतलब राइस ही है, ठीक है। राइस यूनिवर्सिटी, जो राइस यूनिवर्सिटी है, इस राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, बेसिकली राइस यूनिवर्सिटी यूएसए में है, और इस यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने बंकमिस्टर फ्लोरीन और इसकी संरचना का खोज कर डाला भाई, बंकमिस्टर फ्लोरीन का। इसके बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बंकमिस्टर फ्लोरीन होते क्या है? बेसिकली बंकमिस्टर फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन का अपर रूप है। जब मैं कार्बन के अपर रूप बता रहा था तो वहां पर बताया था मैं, कार्बन के 2 क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, जिसमें से कौन से प्रकार का होगा? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टली अपर रूप है कार्बन का। एक बंकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में इन्होंने खोज कर डाली भाई, कि कहां के यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने? राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। ये अपन बात करेंगे बंकमिस्टर फ्लोरीन का यूज कहां पर होता है, क्या ये हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के लिए कैसे ये वरदान साबित होता है, वहां पर हम बात करेंगे आगे चलकर, जब इसके हम एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर जाएंगे। अभी हम टाइमलाइन देखते जा रहे हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज की उसके बारे में समझते। तो राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कर लिया? बंकमिस्टर फ्लोरीन का खोज कर लिया, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बकी बॉल मतलब फुटबॉल के समान, जो फुटबॉल वगैरह होता है ना, उसके समान इसकी संरचना दिखती है। फुटबॉल समझते हैं, जो ऐसे फुटबॉल होता है उसमें एक जालीदार संरचना होती है ऐसे गोल शेप में, तो उसी फुटबॉल की संरचना के समान ये बंकमिस्टर फ्लोरीन दिखता है। और इसीलिए 1996 के टाइम पीरियड पर इन लोगों को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। खोज हुई थी 1985 में और नोबेल प्राइज दिया गया है 1996 में। क्यों ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स वगैरह हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, इन सब्जेक्ट के साथ दिक्कत ये है कि जब ये कोई एकदम बड़ी चीज़ की खोज होती है, बड़ी चीज़ का विस्कार वगैरह होता है, डिस्कवरी होती है रिसर्च वर्ग में, तो वो जो चीज़ खोज हुई ना उस समय, वो उस समय से आगे की चीज़ होती है, वो बहुत दूर की चीज़ की खोज होती है, भविष्य की चीज़ की खोज कर डालते हैं। अब लोगों को उन्हें समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो ऐसे समझते समझते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। इसलिए नोबेल प्राइज देने में थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। फिर अगले हैं MIT के एक प्रोफेसर होते हैं, कौन? एरिक ड्रेक्सलर। ये MIT के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इंजन्स ऑफ क्रिएशन नामक एक बुक लिखा भाई, और इन्हीं बुक के द्वारा जब लोगों ने इन बुक को पढ़ा भाई, इनके थ्योरी वाले पोर्शन को, अप्लाइड वाले पोर्शन को, जब इनके द्वारा जो कौन लिखे हैं? एरिक ड्रेक्सलर, इंजन्स ऑफ क्रिएशन, जब इन बुक को पढ़ा गया लोगों के द्वारा, तब लोगों के पास में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द पहुंची,
कि हाँ भाई जो हमारे, अब पता चला अमेरिका में रिसर्च हुआ है, उस अमेरिका के रिसर्च को इंडिया तक पहुंचाने में कुछ समय लग जाता है ना, कुछ समय लग जाएगा। जैसे अपन लोग भी ग्रेविटेशन जो पढ़े, ऐसा तो नहीं कि भाई बचपन में आप पैदा हुए और आपके पहली दूसरी में फिर तीसरी क्लास में आपको ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया, ऐसी बात हुई क्या? नहीं हुई। आप जब उस जानने की मतलब आप जब उसकी आपकी जो योग्यता है उस लेवल पर आई, तभी वो चीजें आपको परोसी गई, आपके सामने लाई गई, तभी आपको ग्रेविटेशन समझ आया, गुरुत्वाकर्षण समझ आया। उसी प्रकार दुनिया के सामने ये जो आपके जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्योरी वाले पोर्शन को, अप्लाइड वाले पोर्शन को दुनिया के सामने बुक के माध्यम से पहुंचाने वाले कौन है भाई? रिसर्च पेपर के माध्यम से पहुंचाने वाले कौन है? एरिक ड्रेक्सलर। और इनके बुक का क्या नाम है? इंजन्स ऑफ क्रिएशन। इंजन्स ऑफ क्रिएशन इनके बुक कहाँ के हैं? ये MIT यूनिवर्सिटी के हैं भाई, ठीक है। फेमस यूनिवर्सिटी है साइंस के क्षेत्र में। जो MIT यूनिवर्सिटी होता है, जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनके लिए सपना होता है, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर अगले होते हैं, अगले एक और जापानी वैज्ञानिक आते हैं भाई 1991 में, जिनका नाम होता है सोमियो इजीमा। सोमियो इजीमा ने बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण कर दिया। कार्बन नैनो ट्यूब बेसिकली ग्रेफिन से बनाई जाती है। ग्रेफिन के बारे में सुनिए। ग्रेफिन, ये जो ग्रेफिन होता है, ये ग्रेफिन आपको ऐसे दिखेगा, हेक्सागोनल रिंग के समान आपको दिखता है ये, ठीक है। षटकोणीय वलय के समान आपको दिखाई देता है, लेकिन केवल एक परत होती है, ऐसे पूरा एक चादर बस रहता है इसका। ग्रेफिन का केवल एक चादर होता है। अब इसी को फोल्ड कर दिया जाए, तो आप देखिए होंगे जो आपके घरों में जो वो लगाई जाती है जाली, तार जाली वगैरह बोलते हैं ना, जानवरों से बचाने के लिए, बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए, उसी को जब आप फोल्ड फॉर्म में करेंगे, एक तो पूरा ऐसी अपन लगाएंगे तो ऐसे लगाया जाता है, लेकिन जब वो बंधा रहता है फोल्ड फॉर्म में दिखता है, तो वही संरचना होती है किसकी? कार्बन नैनो ट्यूब की। वही संरचना होती है कार्बन नैनो ट्यूब की। कार्बन नैनो ट्यूब की वही संरचना होती है। आगे पढ़ेंगे कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब जो है ना, ये एक तो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब समझते हैं? लोचशील, मतलब आसानी से फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बहुत ही स्ट्रांग भी होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग? जैसे कि अगर मैं इसका 1 मिलीमीटर रेडियस ले लूं, तार जो है मेरा 1 मिलीमीटर रेडियस का होगा, वो 1 मिलीमीटर चौड़ा तार ले लीजिए आप, और इसका 1 मिलीमीटर चौड़े रेडियस जो तार लिए हैं उसी को 132 किलोमीटर तक फैला दीजिए। इमेजिन कर पा रहे हैं? हमारा जो तार 132 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसका रेडियस कितना है? मात्रा 1 मिलीमीटर है। अब उस तार जो 132 किलोमीटर जो फैला है ना, उसमें बीच में कहीं भी ट्रक को लटका दो, एरोप्लेन को लटका दो, कुछ भी चीजें लटकाई जाए, वो तार टूटेगी नहीं। मात्र 1 मिलीमीटर की जो तार है, जिसका रेडियस मात्र 1 नैनो, और 132 किलोमीटर ना, 132 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 132 किलोमीटर दूर तक आप तार ले लीजिए और उसमें कुछ भी लटकाते चलिए, पूरा ट्रक ही क्यों ना लटका दे बहुत सारे 132 किलोमीटर तक, फिर भी वो तार टूटेगी नहीं। इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग तार होता है कार्बन नैनो ट्यूब का, ठीक है। तो इसके बारे में, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सोमियो इजीमा के द्वारा। ही कहाँ के साइंटिस्ट हैं? जापान। ये संरचना आपको याद रहेगी, एक ग्रेफिन शीट होता है, इसी ग्रेफिन शीट को बेसिकली फोल्ड करेंगे, फोल्ड किया जाएगा। ये आपको संरचनाएं तो आपको बाहर से समझ आ रही है, अभी तो हम देख पा रहे हैं संरचना को एकदम हमारे पास, क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह चीजें हैं, तो वो सारी चीजें। लेकिन आप जब ग्रेफिन या फिर कार्बन नैनो, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी के साथ दिक्कत ये है कि आप चीजें तो यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से चीजें यूज करते हैं, लेकिन उसका जो बनावट वगैरह होगा उसको समझ नहीं पाएंगे अपन, आप जान नहीं पाएंगे कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो एकदम सूक्ष्म स्तर पर यूज हुआ है, एकदम नैनो पार्टिकल पर यूज किया गया है, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ मीटर के पार्टिकल पर यूज किया गया, इसलिए आप वहां पर चीजों को समझ नहीं पाते, ठीक है। चीज भले हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे आप इस कार्बन नैनो ट्यूब का यूज होता है कहां पर? जो टेनिस के रॉकेट होते हैं, टेनिस समझते हैं?
ठीक है, टेनिस जो खेलते हैं रॉकेट, उस रॉकेट का यूज किया। उस रॉकेट का बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब में जो टेनिस के रॉकेट वगैरह होते हैं, बेसिकली बल्ला बोलते हैं अपन लोग, टेनिस का ही बल्ला हो गया ऐसा करके रॉकेट। एक तो बैडमिंटन का रॉकेट आता है, ठीक है, वो तार वगैरह से बनता है भाई, जो भी जाली तार वगैरह होते हैं उससे बनता है। और जो टेनिस के रॉकेट वगैरह होते हैं पहले बनाए जाते थे स्टील वगैरह से, स्टील वगैरह से बनाए जाते थे। लेकिन जब टेनिस की जो बॉल आती है एकदम तेज गति से आती है, कोई सामने वाला मार रहा है तो तेज गति से आ रहा है, तो उसको अपन लोग को ऐसी चीजें चाहिए जो उसको हमारा जो चीज है जब हमारे बल्ले पर पड़े, जो सामने वाला मारा है तो हमारे बल्ले पर पड़े तो हमारा बल्ला कुछ समय के लिए फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, मतलब थोड़ा सा सिकुड़े बाहर की ओर वो चला जाए, बाहर की ओर सिकुड़ जाए, ऐसा करके हमारा। तो स्टील के साथ यदि ऐसा नहीं होता भाई, स्टील के जो तारे होंगी या तो टूटेंगी डायरेक्टली, इतनी मजबूत होती है डायरेक्टली टूट जाती है। लेकिन आपका जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है ये स्ट्रांग भी है और फ्लेक्सिबल भी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जैसे ये चीजें आएंगी तो फ्लेक्सिबल हो। तो अच्छे किस्म के जो आते हैं ना, जो बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, उन सारे जो टेनिस के रॉकेट वगैरह होते हैं इसमें कार्बन नैनो ट्यूब का यूज किया जाता है। इसकी खोज किनके द्वारा की गई है? सोमियो इजीमा। फिर अगला है 1992 का टाइम पीरियड आता है। बेसिकली यहां पर 1992 में नैनो स्ट्रक्चर्ड, जो नैनो तकनीकों के द्वारा, मतलब स्ट्रक्चर मतलब वैसे बनाई गई संरचना है, नैनो तकनीकों के द्वारा जो बनाई गई संरचना है उसकी खोज की गई। बेसिकली ये जो नैनो तकनीक क्या करेंगे भाई, ये लोग कैटलिस्ट का काम करेंगे। ऐसे संरचनाएं खोजी गई जो कैटलिस्ट का काम किया या फिर बनाया गया, सीधी बात है, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब समझते हैं, ठीक है, जो किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए काम करता है भाई, बढ़ाने का काम करता है, किसी भी अभिक्रिया जो स्लो होता रहता है उसको बढ़ाने का काम करते। तो ऐसे कैटलिस्ट खोजे गए, ऐसे कैटलिस्ट खोजे गए जो आपके रिफाइनरीज वगैरह में यूज करते हैं, नैनो रूप से रिफाइनरीज में यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रग डिलीवरी ऐसा नहीं भाई पंजाब से अपन पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान से भारत में आ रहे। ड्रग डिलीवरी कहने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर ड्रग को पहुंचाने में, हमारे हार्ट में पहुंचाना है, हमारे लंग्स में पहुंचाना है, या फिर कहीं लीवर में पहुंचाना है, या फिर टेस्टिस में पहुंचाना है, या फिर ओवरी में पहुंचाना है। तो इस ड्रग डिलीवरी वगैरह में इस नैनो कैटलिस्ट का अपन यूज कर सकते हैं, नैनो कैटलिस्ट का यूज किया जा सकता है। साथ साथ आपके जल प्रसंस्करण में, जो आपके वाटर के जो ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका यूज करते हैं। और इसका नाम क्या दिया गया? MCM41 और MCM42। ये दोनों कैटलिस्ट खोजे गए, दोनों कैटलिस्ट खोजे गए कब? 1992 में, 1992 में, जिनका नाम, ये काम क्या है भाई? अरे हमारे बॉडी में एकदम सूक्ष्म स्तर पर किसी चीज को पहुंचाना है, ठीक है, एकदम किसी सूक्ष्म स्तर पर पहुंचाना है, या फिर पता चला कहीं पर हमारा एंजाइम काम नहीं कर रहा है भाई, कोई हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में एंजाइम या फिर हार्मोन काम नहीं कर रहे, तो उस छोटे से उसी छोटे से सेल में, जैसे अपन लोग सुनते होंगे अल्फा सेल बीटा सेल के बारे में, पेनक्रियाज में, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में जहां से आपकी चीजें बनती है, अल्फा सेल से क्या बनता है भाई? अल्फा सेल बनाता है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन की ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। अब मेरा पता चला जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाने में थोड़ा सा एक दो जगह वहां पर एकदम छोटे से मात्रा में, जब मैंने रिसर्च वगैरह किया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मेरा जो पेनक्रियाज है उसका बीटा सेल काम नहीं कर रहा, 2-3 बीटा सेल। अब मुझे केवल ठीक करना है 2-3 बीटा सेलों को ही, तो अब वहां पर मुझे ड्रग तो पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैं बड़े मात्रा में मेडिसिन का यूज करूंगा तो मेरा पता चलता है मेरा किसी दूसरे पदार्थों के लिए, वो मेरे दूसरे अपने बॉडी पार्ट्स के लिए हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो मुझे केवल उसी पार्ट में ड्रग पहुंचाना है, पेनक्रियाज वाले पार्ट में। तो अब वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे मेरा जो सिस्टम काम करेगा, यही कैटलिस्ट काम करेंगे, यही उत्प्रेरक काम करते हैं, जो ड्रग डिलीवरी का काम करेंगे। फिर अगला चलिए अपन, हाँ ये जो अच्छा, ये चीजें समझिएगा। अब हमारे लगभग टाइम पीरियड आ जाता है 2000 का, 2000 का समय आता है जब बाजारों में जो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीजें बनी हैं वो प्रोडक्ट बाजारों में, मार्केट में अवेलेबल कराए गए। 2000 के टाइम पीरियड पर, आज से लगभग 2000 साल पहले, सॉरी 23 साल पहले ये सारी चीजें मार्केट में उतारी गई। और उसमें सबसे पहला था गोल्फ बॉल्स। इसका इमेज है क्या? ठीक है, हाँ देखेंगे अभी। गोल्फ बॉल्स, गोल्फ समझते हैं,
ठीक है, ये स्टिक से मारा जाता है भाई, और ठीक है जहाँ होल वगैरह होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। ये बडी वगैरह कुछ टर्म यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है, बडी हो गया ऐसा करके कुछ, वो बडी वर्ड वहीं से आया है भाई, ठीक है, जो बडी अपन बोलते हैं ना, अरे तू मेरा बडी वगैरह ऐसा करके, वो बड़ी चीजें वहीं से आई है, ठीक है। तो उस गोल्फ बॉल्स में, गोल्फ बॉल्स देखिए, कोई भी जो सतह आपको प्लेन नजर आती है ना, कोई भी, इधर ध्यान से समझेंगे, कोई भी जो सतह प्लेन आपको, जैसे ये पेन का ये जो मेरा मार्कर है, ये आपको ऐसा ऐसे नॉर्मली देख रहा हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे टच कर रहा हूँ तो एकदम प्लेन नजर आ रहा है, एकदम ऐसा एकदम प्लेन है भाई, एकदम चिकना है, सॉफ्ट है, नजर आ रहा है। लेकिन ये जो सतह है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब इसको माइक्रो स्केल वगैरह से, नैनो स्केल वगैरह से देखेंगे, तो ये जो सतह है, इसके जो सतह के मॉलिक्यूल हैं, ये आपको एक ऐसे एकदम पूरा सरफेस एकदम वेल अरेंज नजर नहीं आते। इनका जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली क्या होता है भाई, ऐसे ये ऊपर नीचे आपको ऐसे नजर आएंगे, ऐसे नजर आते हैं। अपन साधारण आंखों से तो देख रहे हैं तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, अपन लोग को एकदम प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको अपन लोग माइक्रोस्कोप से, नैनो पार्टिकल वगैरह, नैनो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, नैनो स्केल वगैरह से देखेंगे, तो इनके जो सरफेस, हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो उबड़ खाबड़ ऐसे, फिर ऊपर नीचे ऐसे नजर आते हैं। तो जो गोल्फ के बॉल्स वगैरह है ना, गोल्फ के बॉल्स वगैरह जो होते हैं, पहले जब गोल्फ के बॉल्स वगैरह थे, तो देखिए अपन लोग जब क्रिकेट फुटबॉल की बात करते हैं, तो फुटबॉल की जब बात करते हैं तो फुटबॉल में जैसे कोई जो प्लेयर है, ठीक है, जो स्ट्राइक मारता है जब, तो अगर वो हवा में लहरा रहा है बॉल, तो उसके लिए अच्छा माना जाता है कि अच्छा स्ट्राइकर है भाई, अच्छा स्ट्राइकर है, बाल को हवा में लहरा देता है, चीजें अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार कोई बॉलर हो गया जो बॉलिंग करता है, वो अगर स्विम करा रहा है हवा में तो अच्छी बात है, अच्छा बॉलर माना जाता है, ऐसी चीजें। लेकिन गोल्फ बॉल्स, जो गोल्फ की बॉल होती है, वो अगर हवा में डाइवर्ट हो रही है, हवा के कारण उसे विचलन हो रहा है, डाइवर्शन हो रहा है, तो वो अच्छा गोल्फ प्लेयर नहीं माना जाता है। तो अब बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, गोल्फ बॉल को हवा के उसके डाइवर्ट होने से बचाना पड़ेगा। अगर मेरा गोल्फ बॉल जो है, अगर संरचना मान ली जाए इसकी ऐसी रह जाए, इसकी संरचना जो आउटर लेयर है उसकी संरचना ऐसी रह जाए, मान लीजिए जो सबसे आउटर लेयर है उसकी संरचना ऐसी रह जाए, तो ऐसी रह जाएगी तो हवा का डायरेक्शन पता चला, हवा आ रही होगी, तो हवा इस डायरेक्शन से आ रही, तो हवा ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे, तो फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे, हवा का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, हवा का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, हवा फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जाएगी हवा, ठीक है। तो इस हवा के टर्बुलेंस के कारण, इस हवा के जो भी घर्षण वगैरह रहेगा, जो भी फ्रिक्शन वगैरह, उसके कारण हमारा जो गोल्फ का जो बाल रहेगा वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। उस टर्बुलेंस के कारण, घर्षण के कारण वो सारी चीजें थोड़ी डाइवर्ट होगी, दिशा में चेंज हो जाएगी। तो हमको गोल्फ बॉल्स में बेसिकली क्या करना पड़ता है, इस नैनो स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हम गोल्फ बॉल्स के जो आउटर मोस्ट जो लेयर के जो मॉलिक्यूल रहेंगे उसका अरेंजमेंट हमको फिक्स करना पड़ेगा। हम इसको अरेंजमेंट फिक्स करेंगे भाई, ये अरेंजमेंट पूरी तरीके से फिक्स की जाएगी ताकि जो हवा आ रही है सीधी चली जाए। घर्षण होगा, लेकिन घर्षण होगा तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो गोल्फ बॉल्स है, अब इस गोल्फ बॉल्स में आप बोलेंगे सर ये तो आपको दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें तो हवा का घर्षण होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जिस साइड से इतना हवा का प्रेशर रहेगा, अपोजिट साइड से भी हवा का उतना ही प्रेशर होता है। तो ऐसे में एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। तो ऐसे में हवा के कारण ये चीजें आपकी गोल्फ बॉल डाइवर्ट नहीं होगी। समझ पा रहे हैं, ठीक है। नींद आ रही क्या साक्षी, सोए नहीं हो, जिसे देखिए बाल हवा में लहराएंगे नहीं फिर ऐसे में, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, मजबूत टेनिस रॉकेट। अभी हम बात कर रहे थे टेनिस रॉकेट के बारे में। जो आपके टेनिस रॉकेट जो बनाए जाते हैं, ये जो टेनिस रॉकेट वगैरह बनाए जाते हैं, ये मजबूत जो टेनिस रॉकेट बनाए जाते हैं, हमको बेसिकली मजबूत जो इसमें जो आपका मजबूत टेनिस रॉकेट होता है, इसमें अपन लोग ग्रेफीन का यूज करते हैं ना, जो आपके बॉल वगैरह बनाते हैं इसमें ग्रेफीन वगैरह का यूज किया जाता है। और ये जो मजबूत टेनिस रॉकेट जो बनाई जाएगी इसमें नैनो ट्यूब का यूज किया जाता है।
नैनो ट्यूब, जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और कैसा है, मजबूत भी है, स्ट्रांग भी है। तो ये अपन जब बॉल आएगा तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फैल जाएगा भाई, थोड़ा सा पीछे की ओर चला जाएगा, और साथ साथ मजबूत भी है, आसानी से वो चीजें होंगी, जो बॉल होगा उसको उतनी स्पीड से अपन लोग मार भी पाएंगे। ठीक है, देखे हैं टेनिस खेलते हुए, देखे हैं कभी? ठीक है, हाँ, तो दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला स्क्रैच प्रूफ। स्क्रैच प्रूफ ऑटोमोबाइल बम्पर बनाने में, जो गाड़ी वगैरह के जो स्क्रैच वगैरह लगते हैं भाई, स्क्रैच तो एक तो आदमी कोई स्क्रैच मार के चला जाता है गाड़ी वगैरह में, वो चीजें अलग होती है, लेकिन जब आप गाड़ी ट्रेवल चलाते रहेंगे तो वहां भी स्क्रैच लगता है। जैसे कि क्या होता है भाई, अपन पता चला कोई गिट्टी वगैरह और रोड है, अभी रोड बन रहा है, तो वो जो आपके टायर से पकड़ कर बार बार वो जो गिट्टी वगैरह होगी आपके बम्पर पर जाकर टकराती रहेगी, बार बार टकराएगी। तो ऐसे में जो गाड़ी वगैरह होती है स्क्रैच बहुत आती है। क्या होता है, जो आपन का जो गाड़ी होता है, जो गाड़ी वगैरह होते हैं वो तो दिखते भले ही एकदम प्लेन ही है, आपको जो गाड़ी का जो आपका बॉडी वगैरह होता है आपको प्लेन दिखते हैं, एकदम ऐसा लगता है भाई जो उसके मॉलिक्यूल है एकदम वेल अरेंज है, एक साथ में जमे हुए ऐसा करके, लेकिन उसका जो प्लेन होता है बेसिकली ऐसे ही होता है, ऐसी प्लेन होता है। तो ऐसे में पता चला कोई एक डस्ट पार्टिकल, कोई यहाँ पर एक पत्थर था, थोड़ा सा नुकीला था, एकदम छोटा सा पत्थर था, वो आया यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर आकर टकराया, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर छोटा सा गड्ढा हुआ बना हुआ है, तो एक गड्ढे में थोड़ी देर फंसेगा, गड्ढे में थोड़ी सी देर फंसेगा और इसके ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लेकर उठ जाएगा भाई, ये गड्ढे में फंस के थोड़ा ऊपर, ऐसे में हमारी बॉडी पर स्क्रैच आ जाएगी। फिर वहां पर समझ पा रहे हैं, अगर ये मान लीजिए ऐसे पूरा फ्लैट होता तो एक चीज यहां पर ऐसी पार्टिकल आती और इसे टकराती और सीधे की सीधे वापस लौट जाती, लेकिन इस गड्ढे होने के कारण, इस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट गलत होने के कारण यहां पर ये चीजें ऊपर वाली सतह को थोड़ा सा ये लेकर उठ जाता है, इस कारण स्क्रैच वगैरह आता है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसी गाड़ी वगैरह के जो भी बम्पर वगैरह बनाए जाते हैं, इसको ऐसे वेल अरेंज कर लेते हैं, नैनो तकनीक के द्वारा अरेंजमेंट कर लिया जाएगा, ऐसे एकदम अरेंजमेंट कर लिया जाएगा, पूरा इसका मॉलिक्यूल जो होंगे वेल अरेंजमेंट हो जाए, किसी भी प्रकार का उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे ना रहे मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम स्क्रैच नहीं आएगा, चीजें आएंगी, लेकिन जो पहले जो चीजें ज्यादा आती थी वो चीजें कम हो जाएंगी, उसके मुकाबले कम हो जाएंगी। तो ऐसे स्क्रैच प्रूफ गाड़ियां बनाने, क्योंकि भाई गाड़ी लेना अपने आप में एक ड्रीम होता है, पहले तो मिडिल क्लास आदमी का पहले ड्रीम होता है कि गाड़ी लेनी है, उसके बाद गाड़ी लेने के बाद उसमें कोई स्क्रैच गलती से भी आ गया तो गाली देते हैं सीधे डायरेक्टली कि अरे इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, एकदम मतलब लड़कों को तो खासकर बाइक वगैरह हो गया, फिर गाड़ी वगैरह में थोड़ा ज्यादा प्यार ही होता है, गाड़ी वगैरह से कार वगैरह से थोड़ा ज्यादा ही प्यार होता है भाई। तो इसलिए अपन स्क्रैच प्रूफ जो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं वहां पर अब वैज्ञानिकों ने ये तकनीक बता दी भाई, वैज्ञानिकों ने तकनीक बताई तो वहां पे जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर थे इस तकनीक का यूज कर रहे हैं आज। जैसे टेस्ला वगैरह की जो गाड़ी आती है, टेस्ला वगैरह की जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह आती है, जैसे जिसमें भी टेस्ला का ही है, तो टेस्ला वगैरह की जो गाड़ी आती है उसमें टार्क भी ज्यादा होता, इसका टार्क वगैरह भी एकदम बहुत ज्यादा होता है कि कम होगा। अच्छा, टार्क के बारे में आपको नहीं पढ़ा है ना, चलो छोड़ो, ठीक है। तो इस टेस्ला वगैरह की गाड़ियां जो होती है आसानी से भारी स्पीड में भगती है भाई। जैसे अपन लोग कभी जीवन में मौका मिले कि सऊदी अरब घूमने चले गए, सऊदी अरब अलग घूमने चले जाएंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे, अभी भारत में तो दिखता नहीं है, बहुत दूर का वाले शहर है, दूर का रायपुर में तो दिखेगा नहीं, वहां पर ये गाड़ी जो है ना सेकंड में, एकदम मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में ही 120 130 के स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ तो ट्रैफिक होता है तो यहाँ पर कार वगैरह 10 20 30 40 इतने स्पीड में भगती है। जब सऊदी अरब वाले इलाके में दोस्त लोग बताते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ, वो लोग बताते हैं कि भाई अपन लोग गए थे होटल से, अपने को कहीं जाना था रेस्टोरेंट खाना खाने, तो कोई आया ऐसी कैब वगैरह, कैब वाले के पास भी ये गाड़ी थी, टेस्ला की गाड़ी, वो आया भाई और अपने को वो 120-30 की स्पीड में, जो दूरी थी कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी थी, लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी, वो ज्यादा 10 मिनट लगा होगा भाई, 10-15 मिनट पहुंचा दिया। मैनुअल, हाँ गियर्स वगैरह नहीं रहते जी, ब्रेक वगैरह रहता है, गियर नहीं रहता, ब्रेक रहता है, ठीक है, ब्रेक वगैरह, हाँ ये एक्सीलेटर रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो टेस्ला, अगर आप इतने महंगे जैसे लंबरगिनी वगैरह बोलते हैं ना, महंगी गाड़ी फेरारी वगैरह, लंबरगिनी वगैरह, उससे भी ज्यादा रेट होती है भाई इनकी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसे इंजन वगैरह
बहुत कम होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। जो गाड़ियाँ होंगी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहेंगी, आपकी डिग्गी रहेगी भर भर की, ठीक है, ना तो आगे इंजन ना पीछे इंजन, दोनों साइड डिग्गी ही रहती है भाई इसमें, ऐसी गाड़ियाँ होती है। फिर अगला, ये इस प्रकार के यूज़ कर सकते हैं अपन। फिर अगला है मोजे बनाने में, मोजे बनाने में यूज़ करते हैं भाई। क्या मोजा है ये, ठीक है, तो मोजा जो होता है, जैसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए होता है जो लंबे समय तक कपड़े वगैरह नहीं धोते, जिनका मोजे स्मेल करते हफ्ते 2 हफ्ते तक पहनते रहते लगातार, ठीक है। ओके लीव इट, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मोजा वगैरह है ना, देख ले बेसिकली इसमें जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये गोल्फ बॉल्स वगैरह हो गया, या फिर स्क्रैच प्रूफ बम्पर बनाने में, इसमें हम अपन लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब समझते हैं, एक नैनो टेक्नोलॉजी की परत बिछाई जाएगी, उस नैनो पार्टिकल की एक परत बिछाई जाएगी, और नैनो पार्टिकल को जो अरेंजमेंट होगा वैसी ही अरेंजमेंट होगा, एकदम फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, किसी प्रकार का उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे अरेंजमेंट नहीं होगा, उसी की कोटिंग कर दी जाती है मात्र। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से उस सूक्ष्म स्तर पर वो कोटिंग की जाए। कोटिंग मतलब समझते हैं, कोई परत चढ़ाना जी, कोई परत चढ़ाना, ठीक है। जैसे पेंट करते हैं ना, पेंट करते हैं तो पेंट तो भाई वो बहुत मोटा लेयर है, पेंट का जो लेयर है बहुत मोटा लेयर है। नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो तकनीक है, नैनो स्केल के लेवल का, उस स्केल के लेवल का उस पर कोटिंग कर दी जाती है। जैसे अपन लोग का स्क्रैच प्रूफ मुझे बम्पर बनाना होगा तो मैं किसका कोटिंग कर दूंगा, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब का कोटिंग कर दूंगा। मुझे अगर वो गोल्फ बॉल्स बनाना है जो हवा से एयर के माध्यम से डाइवर्ट वगैरह नहीं होगा, तो उस पर किसका कोटिंग कर दूंगा, मैं ग्रेफीन का यूज कर दूंगा, ठीक है, ग्रेफीन का कोटिंग कर दूंगा। ये जो आपके मोजे तो पहले भी थे, ठीक है, मोजे वगैरह तो पहले, ऐसा नहीं कि भाई अभी अभी आया है, बहुत पहले से अंग्रेज जब भारत आए थे तो मोजे पहनते थे, ठीक है। तो ये जो आपके मोजे होते हैं ना, अब जिनको लंबे समय तक मोजे पहनने की आदत है, जिनको महीने चलाने हैं, 1 महीने तक पहनना है, फिर 1 हफ्ते तक पहनना है, ऐसे लोगों के लिए है, ठीक है, जो मोजे धोने के मतलब आलसी लोग हैं, उनमें क्या कर दिया जाएगा, मोजे के अंदर में सिल्वर, जो सिल्वर होता है ना, बेसिकली सिल्वर अपन लोग ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन जब उसी सिल्वर को अपन लोग जब नैनो के फॉर्म में, जब नैनो स्केल के फॉर्म में उसका स्टडी किया ना, तो पता चला कि भाई ये एंटी बैक्टीरियल है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को पनपने वगैरह नहीं देता। ये जो मोजे वगैरह होते हैं, गंध इसलिए आता है उनसे क्योंकि वहां पर आपके जो पसीना निकला, स्वेट, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसी बैक्टीरिया के कारण गंध आता है भाई। तो वो क्या करता है, आपका जो सिल्वर की जो कोटिंग होगी ना उस पर, मोजे पर जो सिल्वर की कोटिंग की जाएगी एकदम नैनो स्केल पर, तो वो जो मोजे होंगे उस पर लंबे समय तक, मतलब ऐसा नहीं कभी गंध नहीं है, लंबे समय तक उस पर वो चीज आप मोजे को पहन सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की दुर्गंध वगैरह नहीं आएगी। तो इस प्रकार के मोजे बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। अरे ऐसे मोजे भाई महंगे मिलेंगे, ठीक है। अरे इस मोजे में आपको ना तो डिओड्रेंट का यूज करने की जरूरत होगी, लंबे समय तक पहनना है तो ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें समझ आ चुकी है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है उसके बारे में। चलिए फिर अगला है 2006 में जो राइस यूनिवर्सिटी के लोग हैं, फिर आ गए हैं राइस यूनिवर्सिटी। इस राइस यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक क्या बना दिया भाई, इसके राइस यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति थे जेम्स टूर, जेम्स टूर, इन्होंने नैनो कार विकसित कर ली, नैनो कार। अब आप बोलेंगे नैनो कार तो टाटा ने बनाया था भाई, ठीक है, तो ये नैनो कार अलग है भाई। ये नैनो कार कहने का मतलब होगा एक प्रकार का मॉलिक्यूल, एक प्रकार का कंपाउंड कह लीजिए या फिर प्रकार का एटम कह लीजिए, इन्होंने बना दिया जेम्स टूर ने। क्या किया इन्होंने, बेसिकली बंकमिस्टर फ्लोरीन जो होता है ना, ये जो बंकमिस्टर फ्लोरीन जिसका जो साइज होता है बक्की बॉल जैसा होता है, इसका जो शेप वगैरह होता है बक्की बॉल जैसा होता है, इन्हीं बंकमिस्टर फ्लोरीन को देखिए 4 व्हीलों पर जोड़ा गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे जोड़ लिया इन्होंने एक साथ इसको क्या कर लिया, अटैच कर लिया, ये ऐसे अटैच कर लिया भाई सभी चारों को, और चारों को अटैच करके जोड़ करके कनेक्ट करके एक नया उन्होंने क्या बना दिया, एक नए प्रकार का मॉलिक्यूल बना लिया, एक प्रकार का अणु बना लिया, नया मॉलिक्यूल बनाया। और एक कैसे सामान दिख रहा था, एक देख समझ सकते हैं कार वगैरह के सामान जैसे होते हैं ना, कार में 4 चक्के होते हैं, आगे 2 पीछे 2, ऐसे 4 चक्के होते हैं, उसी प्रकार से 2 बंकमिस्टर फ्लोरीन आगे, 2 बंकमिस्टर फ्लोरीन पीछे, ऐसे उन्होंने बना लिया, ऐसा नया मॉलिक्यूल बना लिया। और ये जो नया मॉलिक्यूल था ना, ये क्या काम करता है,
ये हमारे किसी भी फ्लूइड में, किसी प्रकार के फ्लूइड में, किसी प्रकार के द्रव में ये गति करने में सक्षम है। ये स्पीड से गति कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो अब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में, ये हमारे ब्लड में भी गति कर सकता है, हमारे ब्लड में भी ट्रेवल कर सकता है। तो हमारे ब्लड के अंदर किसी भी चीज को पहुंचाना हो गया, एकदम नैनो पार्टिकल को हमारे ब्लड के अंदर पहुंचाना हो गया, तो उसमें काम कर सकते हैं इसका बंकमिस्टर फ्लोरीन का। ये बंकमिस्टर फ्लोरीन से जो आपका क्या बना है, नैनो कार बना हुआ है, इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर किसी भी चीज को पहुंचाना हो तो जी, ठीक है, हमको ट्रेवल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो जैसे हमारे फ्लूइड में जाएगा वो खुद ब खुद ट्रेवल करता है। ये मॉलिक्यूल बनाया गया किनके द्वारा? जेम्स टूर के द्वारा। जेम्स टूर, ये देख भी पा रहे हैं, ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, यही संरचना है भाई। इसमें कार्बन अलग अलग, कार्बन जो होता है वो बकी बॉल्स के शेप में बेसिकली ये अरेंज होते हैं फुटबॉल के समान। अब चलिए, यहाँ तक तो आप अपन पढ़ रहे थे टाइम लाइन के बारे में। टाइम लाइन अभी आपने देख लिया है, हमने अलग अलग टाइम लाइन देखा। हमारा जो जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी होता है वो 1959 के टाइम लाइन से चालू होता है भाई। सबसे पहले वो 1959 में चालू हुआ, अलग अलग उन्होंने सेमिनार दिया। फिर उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने नाम दिया है, टर्म दिया है, लोरियो तानीगुची। ठीक है, इन्होंने दिया, जापान के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के अप्रोच कैसे होंगे, कैसे ये बनाए जाएंगे, कैसे ये टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। तो दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये दो अप्रोच अपन यूज कर सकते हैं, दो दृष्टिकोण है हमारे पास। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब क्या हो गया? टॉप टू बॉटम मतलब आपका एक क्या होगा, एक लार्ज स्केल, बड़ा सा आपका क्या रहेगा, बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को अपन तोड़ते जाएंगे तो वो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में आ जाए। जब अपन कोई भी आपका जो बड़ा सा लार्ज अमाउंट का एक मॉलिक्यूल था, उस लार्ज अमाउंट के मॉलिक्यूल को अपन तोड़ते गए तो उसे अपन लोग क्या कर लिए भाई, उसमें अपन लोग नैनो पार्टिकल बना लिए। ये अब तो हो गया टॉप टू बॉटम का। टॉप टू बॉटम टॉप कहने का मतलब हो गया भाई आपका ये जो आपका स्केल होता है ना, इसको अपन टॉप मान लीजिए, इसको टॉप मान लीजिए। अब इस मेरे पास 10⁻⁻1 मिलीमीटर का किसी मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास में, अब उसको मैं तोड़ता जाऊंगा, ब्रेक करता जाऊंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 10⁻⁹ मीटर का कोई मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ब्रेक करता जाऊंगा कंटिन्यूसली, तो सतत रूप से उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा वो मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप कैसे? जैसे आप बहुत सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वगैरह थे, ये जो आपके छोटे छोटे एकदम नैनो पार्टिकल हैं, नैनो पार्टिकल के मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल बिखरे हैं। अब इसको मैं अरेंज करते जाऊंगा, तो मुझे ऐसे कोई ना कोई एक प्रकार से ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट मिल जाता है। मतलब वहां पर जब आप बॉटम टू बॉटम बात कर रहे हैं तो आपको चीजें जो होंगी लार्ज स्केल में लेनी पड़ेगी, बड़ी स्केल में लेनी पड़ेगी। मतलब आप शुरुआत बड़ी चीजों से कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल से कर रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल से कर रहे हैं। ठीक है, ये दृष्टिकोण अपना सकते हैं अपन कि लार्ज मॉलिक्यूल से अपन लोग किसी चीजों को तोड़ना चालू किए, वहां से चीजें हमने चालू कर ली है। और जो आपका बॉटम टू टॉप होगा वहां पर आप स्मॉल मॉलिक्यूल लिया जा रहा है, एकदम नैनो मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसी नैनो मॉलिक्यूल पर हमने वर्क करना चालू किया। मतलब हमारे लिए समझ लीजिए, हमारा जो प्रोसेस चालू हो रहा है वो कौन से पार्टिकल पर चालू हो रहा है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल पर, या फिर जो बल्क शेप में या फिर किसी भी बल्क अमाउंट में ले रहे हैं उस पार्टिकल पर चालू कर रहे हैं, या फिर जो आपका एटम वगैरह जो साइज होते हैं 10⁻⁻10 के जो साइज में मॉलिक्यूल वगैरह हैं उस पर कर रहे हैं। ये चीजें डिपेंड करती। तो अगर अपन लोग बल्क साइज में जो है 10⁻⁻1 मीटर के जो साइज में है उस पर काम चालू कर रहे हैं, वहां से काम चालू किया जा रहा है, तो दृष्टिकोण क्या कहलाएगा, अप्रोच क्या कहलाएगा? टॉप टू बॉटम कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं कोई भी एटम वगैरह है उसको मैं अरेंज करना चालू किया, जिसका मेरा रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, वहां से मैं नैनो तकनीक की ओर जा रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? बॉटम टू टॉप कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
ठीक है, 2 अप्रोच अपन मान के अंतर देख लेते हैं। जैसे बॉटम टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम में देखिए, जो भी पदार्थ रहेगा उसको एक सीमा तक तोड़ा जाएगा भाई, एक कोई भी लिमिट होगी वहां तक उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक कर दिया जाए, कब तक ब्रेक कर दिया जाएगा, जब तक वहां से आपको नैनो स्केल में आपको वो पार्टिकल ना मिल जाए। जो आपका नैनो स्केल होता है 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है, वहां तक आपकी चीजें ना मिल जाए, वहां तक उसको ब्रेक करेंगे। टॉप में चीजें ली थी एकदम बड़ी स्केल में, बड़ा अणु लिए थे, उसको अपन लोग तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। अरे तोड़ेंगे तो बुरादा बनता जाता है ना, कोई भी चीजें छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। कब तक छोटी करनी है, जब तक वो हमारा स्केल में ना आ जाए, 10⁻⁹ वाले में ना आ जाए, ठीक है। और बॉटम टू टॉप कहने का मतलब होगा जहां पर जो भी परमाणु बिखरे हुए थे जिसका रेडियस 10⁻⁹ मीटर से भी कम है, 10⁻⁹ मीटर से कम है, उन सभी को अपन लोग अरेंज करेंगे, अच्छे अरेंजमेंट किया जाएगा, और अरेंजमेंट करके अपन लोग क्या कर लेंगे, 10⁻⁹ मीटर वाली स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे। ये क्या कहलाएगा, बॉटम टू टॉप कहलाता है। नीचे से आ रहे अपन, जो फर्मी वगैरह हो गया, फिर जो आपका पिकोमीटर वाला जो भी साइज रहेगी उसको अपन लोग कहां तक, उसके अरेंजमेंट, उसके साइज को कहां तक अरेंजमेंट करना है, 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁷ मीटर तक। ये क्या कहलाएगा, ये अप्रोच क्या कहलाता है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप कहलाएगा नीचे से, मतलब नीचे मतलब 10⁻⁻15 वाला नीचा, ठीक है वो, और टॉप मतलब 10⁻⁻1 वाला। तो अगर मैं 10⁻⁻1 वाले पार्टिकल से चालू कर रहा हूं, कहां तक आ रहा हूं, नैनो तक आ रहा हूं, 10⁻⁹ तक आ रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, टॉप टू बॉटम कहलाएगा। और बॉटम मैं नीचे से चालू कर रहा हूं 10⁻⁻10 या फिर 10⁻12 से चालू कर रहा हूं, और कहां तक आ रहा हूं, ये 10⁻⁹ या फिर 10⁻⁷ के रेडियस में आ रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच कहलाता है। जो आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच है ये बहुत ही सरल विधि है भाई, इजी मेथड है, आसानी से तोड़ना तो ही है, हमारा एक मशीन लगा रहेगा उसको नैनो पार्टिकल तक तोड़ने का काम करेगा। लेकिन जो आपका बॉटम टू टॉप है वो थोड़ा सा आपको जटिल विधि में लगेगा, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा जटिल लगता है, थोड़ा सा जटिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम नैनो पार्टिकल से भी छोटे चीजों पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उन चीजों को देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप वगैरह के माध्यम से, और इन चीजों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन चीजों को अरेंजमेंट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी तकनीक थोड़ी सी आपको जटिल महसूस होगी, ठीक है। और ये जटिल तकनीक है इसीलिए अधिक प्रभावी भी है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है। जटिल तकनीक है, जैसे अपन लोग अभी बात कर रहे थे कार के जो बोनट वगैरह हो गए, जो भी वहां पर बम्पर में जो भी चीजें लगाई जा रही थी, गोल्फ बॉल्स में जो कोटिंग की जा रही थी, वो सारी की सारी इसी बॉटम टू टॉप वाली चीजों पर आधारित है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आती है। लेकिन जो आपका केवल पाउडर ही बनाना है तो ये आपको कम इफेक्टिव रहेगी, ज्यादा इफेक्टिव महसूस नहीं होगी ये नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके जो बॉटम टॉप टू बॉटम के जो वैज्ञानिक है उसमें नाम आता है नोरियो तानीगुची का, नोरियो तानीगुची का नाम आता है, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहला यूज किया है। और इसमें बॉटम टू टॉप में नाम आता है एरिक ड्रेक्सलर का, एरिक ड्रेक्सलर का। उदाहरण देखें तो जैसे टॉप टू बॉटम का उदाहरण है, जैसे नैनो पार्टिकल हो गया, नैनो पाउडर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, बस तोड़ना ही अपने को इसमें। यहाँ पर देखिए बात करें बॉटम टू टॉप का, तो उदाहरण देख सकते हैं नैनो रोबोट, नैनो रोबोट वगैरह चीजें बनाई जा सकती है, नैनो रोबोट का यूज कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। हमने 2 चीजें पढ़ी अभी तक, हमने एक टाइमलाइन देखा है और दूसरा अप्रोचेस देखे हैं, दृष्टिकोण देखे हैं, ठीक है। चलिए फिर अपन लोग आते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर, अनुप्रयोग वाले पोर्शन पर। क्या मोबाइल चला रहे हो भाई? और कल से आप दोनों अलग अलग बैठेंगे, ठीक है। हाँ जी, टॉपिक डाल लीजिएगा नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग, एप्लीकेशन। तो इसका अनुप्रयोग अपन लोग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि
फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, उद्योग में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी के सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला अपन सेक्टर देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर। चलिए देखिएगा, सबसे पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर का एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही है जिसको बोला जाता है नैनोपोरस जियोलाइट। नैनोपोरस जियोलाइट ये है क्या चीज? 3 चीजों से मिलकर बना है। नैनो का मतलब तो समझ गए हैं, 10⁻⁻⁹। पोरस का मतलब समझते हैं, पोरस मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको पोरस कहा जाता है, पोर्स कहा जाता है, पोर्स कहा जाता है। जैसे आप एक वो जो गद्दे आते हैं, से अगर बस वगैरह में ट्रेवल कर रहे होंगे तो जो बस एकदम पुराना रहता है, पीछे सीट में जो गद्दी लगी रहती है, वो प्रकार समझ लीजिए वही पोर्स वगैरह कहला सकते हैं। ठीक है, वो जो फोही बोलते हैं, फोही समझते हैं। ठीक है, तो वो गद्दे वगैरह जो स्पंजी जो होते हैं, जो किसी भी चीज़ को सोखने का काम कर लेते हैं, पानी वगैरह में ऐसे करे तो एकदम गीला हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती। और जियोलाइट कहने का मतलब होता है जो भी अर्थ से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसको जियोलाइट बोलते हैं अपन। जो भी अपनी मिट्टी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसको जियोलाइट कहते हैं, जियोलाइट। तो ये चीज़ें बनाई गई एक प्रकार का सब्सटेंस है नैनोपोर्स जियोलाइट। ये क्या काम करेगा भाई? देखिए, अब हम किसानों के लिए बना रहे हैं तो किसानों के सामने 2 ही चुनौती ज़्यादा होती है। एक तो किसानों के सामने ये चुनौती होती है भाई कि अपन लोग जो मिट्टी वगैरह है, जो हमारी मिट्टी है, बारिश की चुनौती होती है। बारिश कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा बेल्ट नहीं है कि बारिश कम होती होगी, ठीक है, लेकिन बहुत जैसे राजस्थान वाले इलाके में समझ लीजिए, तो राजस्थान में बारिश कम हो रही है एक तो, और दूसरा वहां पर मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे छिद्र वगैरह नहीं है कि वो पानी को अपन कैपेसिटी, मतलब उसकी जल धारण क्षमता भी कम होती है कि वो पानी को रोक कर रख सके जमीन के अंदर में, मिट्टी को नमी को बनाए रख सके, मॉइस्चर को बनाए रख सके। जैसे अपन लोग पढ़ते थे ना, जो किसान वगैरह होते हैं वो खेतों की जुताई क्यों कर देते हैं? फसल बोने से पहले खेतों की जुताई क्यों की जाती है? क्योंकि वहां भी जो भी कैपिलरीज वगैरह बने हो वो टूट जाए और वहां पर कौन बाकी रहे? केवल पोर्स बाकी रहे। तो ये जो पोर्स वगैरह होगा ये क्या काम करेगा? अगर पोर्स ज्यादा है तो ये पानी को ज्यादा सोख कर रखेगा, वेपोराइजेशन नहीं होने देगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देगा, वाष्पोत्सर्जन से बचाएगा। तो ऐसे में मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो भी बनी रहेगी, एक लंबे समय तक बनी रहेगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये पोर्स वगैरह जो होंगे। और दूसरा काम ये काम करता है, ये आपका काम करेगा आपके जो भी मिट्टी को तो पानी को अवशोषित कर रहा है, अपने आप में पानी को भी अवशोषित कर रहा है, और साथ साथ में जो भी प्रदूषक वगैरह रहेंगे, पॉल्यूटेंट वगैरह जो होते हैं मृदा में, जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह अलग अलग प्रकार के, पता चलो कोई भी अम्लीय एसिडिक बनाने के लिए काम कर रहा होगा या फिर कोई भी बेस बनाने में काम कर रहा होगा, तो उन पॉल्यूटेंट का, उन अवशोषकों का, उन प्रदूषकों का भी अवशोषण कर सकता है। ये जियोलाइट जो होता है बेसिकली, जो नैनोपोरस जियोलाइट, इसका काम यही होता है। ये हमारे खेतों में बिछा दिए जाएंगे। हमारे खेतों में नैनो पार्टिकल होंगे भाई, नैनो पार्टिकल ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। वो पूरा स्ट्रक्चर जो होगा, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर ये जो आपको पोर्स देख पा रहे हैं, इस पोर्स की जो त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻⁹ मीटर की, 10⁻⁹ मीटर की। तो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, जो वाटर कैपेसिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी, और दूसरा जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह, जो भी प्रदूषक वगैरह होगा उसको अवशोषित कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे में वहां पर किसी प्रकार के मिट्टी में भी प्रदूषण से बचे रहेंगे अपन। जैसे अपन लोग अब जब किसान लोग अब यूरिया का यूज करते हैं, अपन यूरिया वगैरह का यूज करते हैं, यूरिया होता है, जो बोरी में जो यूरिया आता है उसको जब खेतों में छिड़कते हैं तो उस यूरिया का केवल और केवल 40% यूज करते हैं जो पौधे होते हैं। 60% यूरिया आपके खेतों में ही रह जाता है, मिट्टी में। तो ऐसे में आपके यूरिया के वो जो यूरिया बचा है वो आपके खेतों की अम्लता, मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ाती है, अम्लता को बढ़ाती है। तब उस यूरिया के प्रदूषण को, मुझे जो नाइट्रोजन का प्रदूषण है उसको अवशोषित करने के लिए अच्छा काम हो सकता है, अच्छा इक्विपमेंट हो सकता है, अवशोषित कर लेगा उस माध्यम से। उस तरीके से बनाएंगे ताकि हम नाइट्रोजन के, केवल हमको नाइट्रोजन के अवशोषकों को अवशोषित करना है, ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। समझ रहे हैं पोर्स का मतलब? ठीक है। जैसे अपन लोग चारकोल के बारे में पढ़ते थे, चारकोल,
चारकोल के बारे में पढ़ते थे, सुने? एसी के गंध वगैरह को अवशोषित करने में यूज किया जाता है, उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। वो एसी की गंध वगैरह को यूज करने में, अवशोषित करने में यूज होता है। उसी प्रकार से ये जो नैनो पोरस जियोलाइट बनाया गया है, ये आपका एक तो पानी की, आप तो पानी को जो भी बारिश होगी उसको अवशोषित करके रखा रहेगा, जमीन के अंदर में अवशोषित करके रखे रहेंगे, ठीक है, ताकि लंबे समय तक जो पौधे हैं उस पानी का यूज कर सके, उसके वाष्पोत्सर्जन को बचाकर रखेगा, वेपोराइजेशन से बचाकर रखेगा। और दूसरा, मृदा में किसी भी प्रकार का प्रदूषक वगैरह पाया जा रहा है, कोई भी पॉल्यूटेंट वगैरह पाया जा रहा है, उसको भी अवशोषित करने का काम कर सकता है। अभी एकदम अजीब लग रहा होगा, ये क्या नैनो पोरस जियोलाइट है सर, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब लगता है, इमेजिन नहीं कर सकते अपन। मेन दिक्कत ये है कि जो नैनो पार्टिकल है उसको इमेजिन नहीं किया, कैसे खेतों में बिछाया जाता होगा, ये लगता होगा, ठीक है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। देखिए, जैसे कि अपन लोग आज से 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले किसी व्यक्ति को बोलते कि भाई आज इंसान जो होगा वो हवा में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, और एक इंसान नहीं, कम से कम 500-600 आदमी जो होंगे एक साथ उड़ेंगे, उड़कर भारत से अमेरिका पहुंचेंगे, ब्रिटेन पहुंचेंगे, ऐसे। तो उस समय कोई यकीन करते? नहीं करते, बोलते कि क्या बेवकूफ़ वाली बात करता है भाई, ऐसे कैसे हो संभव है, ऐसे बात होती? सेम आज के जमाने में ये भी चीज़ें समझ आ रही, ठीक है। चलिए फिर अगला है नैनो कैप्सूल। नैनो कैप्सूल, जो नैनो कैप्सूल वगैरह होते हैं उसका वो चीज़ अपन बना सकते हैं भाई, जो अपन क्या होता है, जैसे कि अभी अपन लोग जो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कीटनाशक यूज़ करते हैं, अब वो जो कीटनाशक है ये तो बैड कीट गुड कीट को देखेगा नहीं भाई, कौन सा जो कीड़ा है वो किसानों के लिए हानिकारक है, कौन सा जो कीड़ा है वो हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक होता है, ये तो देखता नहीं। अगर पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ मैं तो सारे के सारे कीटों को वो मार देता है, सारे के सारे कीटों को मार देगा। और साथ साथ मेरे फसल में मान लीजिए एक जगह बस कीट लगा होगा, तो जब मैं छिड़काव करूंगा तो पूरे फसल में कीट आ जाते हैं, अरे पूरे फसल में वो जो दवाई चली जाएगी, पेस्टिसाइड चली जाएगी, फिर उसी पर स्टोर वगैरह हो जाते हैं लंबे समय तक। और उसके बाद देखे होंगे ना आप, जब सब्जी वगैरह लेते हैं गांव में, या फिर यहाँ भी सब्जी वगैरह लेते हैं, तो आपको कई बार एकदम बोलते हैं ना, जैसे गांव में पाउडरीन हो गई, ऐसे करके ऐसा बोलना चाहता है। अरे मतलब केमिकल, अगर सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है केमिकल के कारण, कई दिन देखोगे घरे में, कई दिन अगर वो सब्जी एकदम ताजे तो दिख रही होगी, लेकिन उस किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का उस पर जो यूज किया गया था उसका अभी प्रभाव अभी भी तक बना हुआ है भाई, तो इस कारण सब्जी का टेस्ट वगैरह बिगड़ जाता है कई दिन घरों में, ठीक है। उसके कारण तो ऐसे में हमारे पास तो हमारे जीवनचर्या के लिए बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है। एक तो किसानों के लिए भी हार्मफुल है, अगर वो जो पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो गुड जो अच्छे कीड़े हैं उसको भी मार रहा है, और जो बुरे कीड़े उसको भी मार रहा है, दोनों को मार रहा है, और साथ साथ आपके पौधों में लंबे समय तक स्टोर भी रह रहा है। तो ऐसे में हमको ऐसे कैप्सूल्स वगैरह चाहिए जो केवल और केवल जहां पर कीट लगे वहीं पर जाकर अपना इफेक्ट डाले, और जहां पर केवल जो बैड कीड है उसको ही मारे, गुड कीड़ों को, अच्छे कीड़ों को छोड़ कर रखे भाई, ऐसे लोग चाहिए। तो ऐसे में बनाए जाते हैं नैनो कैप्सूल। ये जो होगा फिक्स जगह पर जाकर वहीं पर अपना काम करेगा भाई, ठीक है। अब ये कैसे करेगा यहां पर दिखा नहीं सकते अपन, ठीक है। फिर है नैनो सेंसर। जो नैनो सेंसर होता है, जो नैनो संसूचक कह लीजिए, जो नैनो संसूचक होता है, ये क्या काम करता है, जो भी आपके प्लांट वगैरह में, जो भी आपके सॉइल वगैरह में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो गया, पता चला उसमें एसिड की मात्रा बढ़ी होगी तो वो आपको संकेत दे देगा, या फिर क्षार की मात्रा बढ़ी होगी तो संकेत, जैसे आप सुनते हैं ना, जैसे आपको समुद्र में अगर किसी प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा होगा समुद्र में, तुम्हें बायो सेंसर के रूप में यूज किया जाता है लाइकेन जो होता है बायो सेंसर के रूप में काम करता है। और दूसरा कोरल रीफ्स काम करते हैं, वहां पर प्रवाल भित्तियां काम करती है। जो कोरल रीफ्स होती है, अगर किसी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है समुद्र में तो वो अपनी कलर में चेंजेस कर देती है। जो कोरल रीफ्स होता है, कोरल रीफ समझते हैं, जो समुद्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार के आपके रंग बिरंगी चीजें आपको नजर आती है, वही कोरल रीफ्स होती है। और वही जो कोरल रीफ्स होता है ना, अपने अपशिष्ट पदार्थों के रूप में चूना पत्थर छोड़ती है अपशिष्ट पदार्थ के में, लाइमस्टोन। इसलिए आपने सुना होगा अटलांटिक महासागर पढ़े अभी, उसमें एक लंबी जमीन समुद्र के नीचे में पर्वत श्रृंखला बिछी हुई है,
रीच के नाम से जानते हैं जिसको, क्या रीच बोला जाता है, मैं कुछ भूल गया हूँ। अटलांटिक महासागर पढ़े हैं, चलो तुम लोग को कुछ नहीं आता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है एक मैंने एक और बताया था जब झाग वगैरह, अच्छा हाँ, हमारे तो डिटर्जेंट और सोप वाला चैप्टर छूट गया यार। ठीक है, तो नैनो जो आप समझ लीजिए, जब आपके जो ज़्यादा झाग वगैरह निकलते हैं कपड़े वगैरह से, अगर वो तालाबों में वो पानी जा रही होगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शैवाल हो जाते हैं, एल्गी हो जाते हैं। तो वो इस बात का घोतक होता है, उस बात का सेंसर करता है, संसूचक होता है कि वहाँ पर आपके नाइट्रेट और फास्फेट जो लवण है उसके प्रदूषण बढ़ गए हैं। कहाँ पर? आपके जल में, जो भी तालाब वगैरह है, नदी वगैरह में, ये चीज़ें बताई जाती। तो उसी प्रकार से जो नैनो सेंसर वगैरह होंगे वो किसी भी प्रकार से सूचना देंगे आपको, जो हमें तकनीक के माध्यम से बताए जाएंगे कि हाँ भाई इस वाले क्षेत्र में ये मिट्टी में अम्लता बढ़ चुकी है, एसिडिटी बढ़ चुकी है, या फिर बेस बढ़ चुका है, या फिर किसी प्रकार का सल्फर बढ़ चुका है, कैल्शियम बढ़ चुका है। ये सारी सूचना देंगी कौन? नैनो सेंसर। नैनो मैग्नेट हो सकते हैं, जो नैनो मैग्नेट होंगे वही क्या काम करेंगे, जो आपके जो भी प्रदूषण, जैसे कि मैग्नेट होता है जब कभी भी कोई भी चीज़ जो सुई वगैरह या फिर एकदम छोटे छोटे चीज़ जो गिर जाते हैं नीचे में, ढूंढने में परेशानी होती है, और अगर वो अगर लोहे के साथ वो चिपकता होगा या चुंबक के साथ में चिपकता होगा तो क्या करते हैं अपन, चुंबक लेके ऐसे घुमाते हैं, पूरे घर भर में घुमाया जाता है, तो वो चीज़ें आसानी से चिपक कर आ जाती है भाई। तो उसी प्रकार से नैनो मैग्नेट का यूज़ किया जाएगा। जो भी खरपतवार वगैरह होते हैं, जो भी खरपतवार वगैरह हैं जो हमारे खेतों के लिए, हमारे पेड़ों के लिए, हमारी फसलों के लिए हानिकारक है, उन खरपतवारों को अट्रैक्ट करेगा ये नैनो मैग्नेट, उनको चिपकाएगा। हाँ, खरपतवार मतलब जो भी चीज़ें, जैसे कि अपन लोग खरपतवार खरपतवार मतलब आपके जो भी चीज़ें, जो आपने क्या धान उगाया था, तो धान के अलावा जो भी फसलें वहाँ पर उग गई है वो उसको हम अपन लोग खरपतवार बोलेंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, खरपतवार। हाँ, बन, अरे ये खरपतवार नहीं समझ, बन समझ लेंगे। हाँ, अनवांटेड प्लांट जो भी है चीज, बीड्स बोलते हैं, वीड्स, ठीक है, ये सारी चीजें, तो उनको ये आकर्षित कर लेगा। और अपने जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये जो मैग्नेट है इसको ये पूरी तरीके से जो भी खरपतवार है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और ऐसे में इसको भाई अपन लोग निकाल सकते हैं फिर आसानी से। अपन लोग कोई भी ट्रैक्टर वगैरह में जैसे नागर चलाते हैं आजकल, तो इसी प्रकार से मैग्नेट चला दिए पूरे खेत भर में, ठीक है, उस खेत भर में पूरा ये मैग्नेट चलाया, आसानी से चिपक कर ये पूरा बाहर आ गया। और यूज कर सकते हैं इसको, नैनो तकनीक के उपयोग से उत्तम किस्मों का विकास संभव है। जो भी उत्तम किस्म, जो हाई एल्डिंग जो वेराइटीज होती है, जिनको अपन लोग उन्नत किस्म में जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, ज़्यादा कीटनाशकों का यूज ना करना पड़े, ज़्यादा कीट वगैरह भी ना लगे, ठीक है, कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे, ऐसे बीजों के विकास में भी अपन यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आप बोर हो जाएंगे ज़्यादा में।